नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का जिस प्रकार से अमेरिका का रुख चल रहा है, जो बाइडेन का जिस प्रकार से एक्टिविटी चल रही है, उनकी जो क्रियाकलाप चल रही है, उससे बहुत सारे संशय निकल कर सामने आ रहे हैं। मेरी अपनी एनालिसिस हो सकती है, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स को एक यूट्यूब चैनल डीके दुबेस इंटरप्रिटेशन के नाम से डालता हूँ, डीके दुबेस लीगल इंटरप्रिटेशन। तो लीगल प्लस पॉलिटिकल माइंड मेरे पास जितना है उसका इस्तेमाल करते हुए, हो सकता है मैं सही ना बता पाऊँ, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं उसके इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरी समझ में आता है वह मैं अपनी भड़ास आपके सामने निकालता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, देश भर को बताता हूँ, ख़ासतौर से अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो पॉलिटिकली कंपटीशन के लिए तैयार हों, मेंटली कंपटीशन के लिए तैयार हों, लीगली कंपटीशन के लिए तैयार हों। उनको अपडेट देने के लिए मैं इसको ज़रूर डालता हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर जो चल रहा है, जैसे 3.5 लाख सेना पड़ी हुई थी और 70,000 लड़ाके जो बहुत वेल मेंटेन नहीं थे, उनके सामने सेना ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद अशरफ गनी ने तालिबानियों को गले लगाया। गले लगाने के बाद वो पैसा लेकर, यानी कि वो करेंसी लेकर देश छोड़कर भाग गए बड़ी आसानी से। और जो उनके डिप्टी सालेह साहब थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रपति हो गए। नॉर्दर्न अलायंसेस उनके नेतृत्व में चलती ही थी। नॉर्दर्न अलायंसेस का नेतृत्व करते हुए उन्होंने तालिबान को बाहर भगाना, पाकिस्तान के विरुद्ध जंग छेड़ना, ये सब शुरू कर रखा है। आज एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने इनके खुलासे किए। हालांकि उन्होंने कहा तो ये है कि अमेरिका समझ नहीं पाया कि तालिबान के इरादे क्या हैं। अमेरिका फ़ौज विड्रॉवल कर रहा था और फ़ौज विड्रॉवल के साथ तालिबान के साथ जो उनका एक एग्रीमेंट टाइप हुआ, या उनके साथ जो वार्ता हुई, जो तय हुआ था कि काबुल में तालिबान नहीं घुसेगा, काबुल में अफ़गान सरकार ही रहेगी, तालिबान अपना इधर उधर करेगा, ये सब कुछ अशरफ गनी ने स्टेटमेंट दिया। और जो बाइडेन का जो क्रियाकलाप है वो भी दिखाई दे रहा है। अब सवाल इसमें बहुत सारे नए खड़े होते हैं, मेरे को जो दिख रहे हैं। पहली बात यह है कि काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर जब कब्जा हो गया है तालिबान का, तो उनका तो ये चलचित्रों पर विश्वास नहीं है। तो फिर ये जो टावर चल रहे हैं, वहाँ से जो इंटरव्यू आ रहे हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, या वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, हमारे पत्रकार वहाँ से कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चल कैसे रहा बिना इंटरनेट के? यानी कि अब इंटरनेट किसके कब्जे में है, वहाँ के दूरसंचार किसके कब्जे में है, और तालिबान तो दूरसंचार को पसंद नहीं करता, तो दूरसंचार चल कैसे रहा है? ये कौन सी आखिर विधि है जिससे अफ़गानिस्तान के सभी कोनों के अंदर से दूरसंचार चल रहा है? केवल जो पंचशील है, पंचशील के चारों ओर चल रहा है, पंचशील के अंदर छोड़कर। पंचशील के अंदर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वो काबुल से उसको काट कर रखा गया होगा। लेकिन अगर तालिबान का ही शासन वाकई में अफ़गानिस्तान में है, तो ये सब चल क्यों रहा है और कैसे चल रहा है? अमेरिका ने इतने सारे हथियार अफ़गानिस्तान को कैसे छोड़ दिए हैं, तालिबानियों के लिए कैसे छोड़ दिए, आतंकियों के लिए कैसे छोड़ दिए हैं? बाद में एयरपोर्ट पर अमेरिकन टिके हुए हैं, 30,000 से ऊपर अमेरिकन वहाँ से निकाले जा चुके हैं और तालिबानियों ने अमेरिकन्स को मारा नहीं। एयरपोर्ट अमेरिका कभी कोई खबर देता है कि अमेरिकन्स के कंट्रोल में है, हालांकि एयरपोर्ट सारे के सारे टर्की के कंट्रोल में थे, जो फ़ौजें लगी हुई थीं। लेकिन अब अमेरिकन के कंट्रोल में है और ये सारे प्लेन अमेरिकन चला रहे हैं। उनके पास, तालिबानियों के पास तो विशेष हथियार हैं। उन हथियारों से वो प्लेन क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? उन हथियारों से वो अमेरिकन सैनिक के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिकन्स को वहाँ से निकलने कैसे दे रहे हैं? अगर तालिबान नॉर्दर्न अलायंसेस को पंचशील में चारों ओर से घिरे हुए है और युद्ध चल रहा है, तो फिर एयरपोर्ट के बाहर क्यों है तालिबान? एयरपोर्ट के अंदर तालिबान क्यों नहीं है? एम्बेसियों में तालिबान क्यों नहीं है? एम्बेसियों से लोग कैसे बाहर आ रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे पास तो नहीं है, हो सकता है आपके पास उसका, सभी के पास जवाब हो।
लेकिन जब इन गतिविधियों से एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो कभी कभी समझ ही आता है क्या ये अमेरिका का ही पूरा खेल है, इसलिए अमेरिका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है और अमेरिका के जो साथी कंट्री हैं जो उनके साथ रहते हैं वो उसको रिकॉग्निशन और देने को घूम रहे हैं कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर देंगे, तालिबान अच्छा काम करे, तालिबान मानवता के साथ काम करे, तालिबान ये, तालिबान वो, तालिबान ऐसा, तालिबान वैसा। अब अगर ये सब कुछ जैसे जर्मनी ने कह दिया, एंजेला मार्केल ने कि हम तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं बशर्ते ऐसा हो जाए, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि हम तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं बशर्ते तालिबान मानवतावादी हो जाए, और अमेरिका तो लगातार कह रहा है कि तालिबान वहाँ पर शासन कर रहा है, हम वार्ता कर रहे हैं, वो दो हमें वार्ता भी कर रहे हैं। वो लगातार वार्ता तालिबानियों के साथ कर भी रहे थे और अचानक मालूम पड़ा 4-5 दिन में सब कब्जा हो गया। ये कुछ बात हजम नहीं होती जब नाटो की फोर्सेस वहाँ पर अभी भी पड़ी हुई थी, अमेरिकन फोर्सेस अभी भी पड़ी हुई थी और एम्बेसियाँ खुली हुई थी, तो अचानक कब्जा प्रेसिडेंट हाउस पर हुआ। लेकिन अमेरिकन्स की जो, अगर अमेरिकन का ही विरोध था और जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिकन से स्वतंत्रता मिली तो अमेरिकन वहाँ से जिंदा कैसे आ रहे हैं? तालिबान इतने मानवतावादी तो है नहीं कि वो अमेरिकन्स को वहाँ से जाने देंगे और एक भी हत्या नहीं करेंगे। आज 2-3 अमेरिकन्स की हत्या एयरपोर्ट पे हो गई, उस बात की चर्चा सब जगह है, पूरे विश्व में चर्चा है। और किसने हत्या कर दी? तालिबान ने हत्या नहीं कर दी, फिदाइन ने उनको मारा है। फिदाइन मतलब कोई बम लगाकर चला गया और उसने अपना बम फोड़ लिया इस्लामिक चरमपंथ को ध्यान में रखते हुए, अल्लाह की शहादत में वो उसने अपना आत्महत्या करी, उसके साथ 2-3 लोग मर गए। तो फिर तालिबानी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तालिबानी क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तो सवाल वही है कि ये क्या सारी अमेरिका की साजिश है? 2 बातें हो सकती हैं जो मुझे लगता है। पहली बात यह हो सकती है कि अमेरिका ने तालिबान को सत्ता हैंडओवर करने का ही मन बनाया हो, विश्व को कुछ और दिखा रहा हो और वाकई में वो तालिबान को ही सत्ता हस्तांतरित कर रहे हो। अशरफ गनी को इस बात के लिए एग्री कर लिया गया हो, फोर्सेस को इस बात के लिए पहले से सजा लिया गया हो कि आपको तालिबान का विरोध नहीं करना है, तालिबान को राजधानी में आ जाने दीजिए, तालिबान को अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेने दीजिए, और तालिबान से इस प्रकार का सीक्रेट एग्रीमेंट हो चुका हो कि आप हमको वहाँ से निकलने देंगे, आप उस पर कब्जा कर लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। ये संभव है। अब क्यों ऐसा अमेरिका करेगा ये भी मैं सोचता रहा कि आखिर अमेरिका अगर ऐसा करता है, सपोज हमने कहा कि अमेरिका ने ऐसा ही किया और मुझे लगता है अमेरिका ने ऐसा ही किया, तो फिर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि अफगानिस्तान, अशांत अफगानिस्तान, आतंक का प्रणेता अफगानिस्तान किसके किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? वो रशिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, शिनजियांग, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब उसके लगे हुए हैं, चीन, ये सब उसके लगे हुए हैं। और अमेरिका को संसार में चैलेंज कौन कौन कर रहा है? अमेरिका को संसार में चैलेंज कर रहा है रशिया, चाइना, हिंदुस्तान भी चैलेंज करने की कैटेगरी में है, ईरान भी ऐसा कर रहा है, और रशिया के अलायंस जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो रशिया के अलायंस हैं जो उन्होंने स्पेशल जो ग्रुप बना रखे हैं। पहले वो यूएसएसआर होता था, बाद में उन्होंने स्पेशल ग्रुप उनके बना लिए। तो ये जो स्पेशल ग्रुप बनाए हुए हैं, ये सब मिलकर अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए थ्रेट हैं। तो अगर आतंकित तालिबान वहाँ पर बैठ जाए तो इन सबको वो चैन से नहीं बैठने देगा। और मदद कौन करेगा? मदद करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की मदद के बगैर तालिबान इतना नहीं बढ़ सकता। पहले भी रशिया के खिलाफ तालिबान को कौन लेकर आया था? पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन तालिबान को लेकर कौन आया था? तालिबान के पीछे का फंडिंग किसने की थी? रशिया जिस समय बैठा हुआ था अफगानिस्तान में और चीन अफगानिस्तान में अपनी कुदृष्टि डाले हुए था, तो भी अमेरिका ही सामने आया था और उसने ही तालिबानियों को तैयार करने के लिए दुनिया भर का फंड पाकिस्तान को दिया था और तालिबान को तैयार करके रशिया के खिलाफ खड़ा किया था। तो रशिया अभी उनका दोस्त हो गया ऐसा तो नहीं है। चीन उनके लिए नया थ्रेट है, ये भी कन्फर्म है। इसलिए चीन के लिए भी खतरा है तालिबान या अफगानिस्तान,
रशिया के लिए और उसके अलायंसेस के लिए खतरा है, ईरान के लिए भी खतरा है, हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। हालांकि हिंदुस्तान के लिए डायरेक्ट थ्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा हमारा है, जिससे अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा लगता था, वो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। हो कुछ भी सकता है, वो तालिबान को अब पाकिस्तान जैसे सक्शगाम वैली उन्होंने दे दी चीन को, वैसे ही ये हो सकता है तालिबान को इसका एक हिस्सा दे दें, तालिबान का रास्ता सीधा कर देंगे या हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस करो, पाकिस्तान मरता क्या ना करता, और दुष्टता में तो पराकाष्ठा उनकी है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ये एक बात तो ये संभव है कि ये सब कुछ अमेरिका ने अपने हिसाब से इसको सेट किया हो और सेट करने के बाद इन सभी देशों के लिए थ्रेट पैदा कर दी हो, एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि अमेरिका वहाँ अमेरिका के लिए क्या तालिबान ये खतरा है या क्या और कोई दूसरा बेनिफिट मिल सकता है, ये भी संभव है। देखिए, लादेन कहाँ से था? ISIS चला रहा था या अल कायदा चला रहा था, और जो 9/11 हुआ वो उसका जो मुख्य आरोपी माना गया वो लादेन माना गया, और लादेन को पकड़ने के लिए लादेन के संपर्क अफगानिस्तान में बताए गए, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब जहां कहीं भी उनको हमला करना होता उसमें वो पीछे लादेन का टैग लगाते और कहते इस देश में लादेन है, वहां पर वो हमला कर देते। अब तालिबान अगर यहाँ पर बैठ जाएगा, और बैठ तो गया ही है, और अमेरिका उसकी मदद भी करेगा, और अमेरिका ने मदद की भी है, क्योंकि अमेरिका ने जितनी वहाँ पर गोला बारूद छोड़ा हुआ है उसको दिया है, और जितनी करेंसी छोड़ी हुई है, रिजर्व बैंक दे दी अफगानिस्तान की, तो इस समय तालिबान जो है संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बन गया है। उसने ISIS को पीछे छोड़ दिया है, उसने अल कायदा को पीछे छोड़ दिया, उसने बोको हरम को पीछे छोड़ दिया, उसने हमास को पीछे छोड़ दिया है, और वो सबसे बड़ा शक्तिशाली आतंकी संगठन बन गया है, और जिसकी सत्ता एक देश पर है। आप समझ लीजिए कि स्टेट पर जिस संगठन की सत्ता हो जाए वो संसार में किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अब क्या जो बाइडन ये सोचकर बैठे हुए हैं कि ये जो नया तालिबान बैठा है ये अमेरिका के ऊपर भविष्य में हमला कर सकता है? अमेरिका के ऊपर अगर वो हमला करता है, छोटा सा भी हमला करता है, और अमेरिका में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाइडन ये कहें कि ये तालिबान ने किया है। बाइडन या अमेरिका की जो राजशाही है, ये जो नौकरशाही है, वो ये घोषणा कर सकती है कि ये भैया ईरान में बैठे हुए हैं क्योंकि ईरान उनका टारगेट है। ये कह सकते हैं ये फला देश में बैठे हुए हैं क्योंकि वो देश उनका टारगेट है। वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उनका टारगेट हो सकता है, क्योंकि उनको अगर इस पूरे क्षेत्र में कब्जा करना है तो पाकिस्तान में बैठना भी उनके लिए श्रेयस्कर होगा। तो फिर अगर अमेरिका के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है, तालिबान से वो करवाते हैं, तो भी अमेरिका जैसे उसने अल कायदा के मुखिया को, लादेन को मोहरा बनाते हुए संसार में कई देशों पर उस समय हमले किए थे, वो अब नए हमलों से भी संसार के कई देशों के लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं और उन देशों पर कब्जा करने का बहाना ढूंढ सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि ये जो अगल बगल के देश हैं ये सारे डिस्टर्ब रहेंगे, इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। जितना डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, USSR और ईरान को होगा उतना अमेरिका सुकून में रहेगा। दूसरा, अमेरिका के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसका बहाना लेते हुए वो संसार के किसी भी देश पर हमला करने के लिए सक्षम हो जाएगा, और वो उनका बहाना लेते हुए किन्हीं भी कंट्रियों पर कब्जा करने के लिए आगे अपना रास्ता खोल रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्या अमेरिका की बैटल फील्ड पर चल रहा है, अमेरिका के ग्राउंड पर चल रहा है, अमेरिका ही उसका ओरिजिनल प्लेयर है क्या, ये देखना होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो हिंदुस्तान में क्या शरण लेंगे? हिंदुस्तान में शरण नहीं लेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हिंदुस्तान उनको शरण नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक MP का एक बयान आया। MP का नाम है रंगीना कारगर। रंगीना कारगर का कहना है कि वो दुबई के रास्ते से हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर आई, उसको जब इंटरनेशनल फ़्लाइट को चेक किया गया तो उसको साइड से लगा दिया, अथॉरिटी ने उसको रोक लिया, जबकि उसके पास पॉलिटिकल वीज़ा था। पॉलिटिकल वीज़ा जिनके पास होता है, पॉलिटिकल कार्ड जिनके पास होता है, उनको वीज़ा हर बार सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पॉलिटिकली
किसी भी देश में जहाँ जहाँ इस तरह का कारनामा चलता है उन देशों में जा सकते हैं। तो उसका कहना है कि मैं अफ़गानिस्तान की एमपी हूँ, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मेरे पास एक कार्ड है, उस कार्ड होने के नाते हिंदुस्तान में या संसार के किसी भी देश में जिसने इस तरह की अनुमति दे रखी है उनमें अलग से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं, मैं उन देशों में जा सकती हूँ। हिंदुस्तान में उसने यही कार्ड को ध्यान में रखते हुए प्रवेश किया। प्रवेश करते समय एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इसको रोक लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इसको रोकने के बाद कहा कि मैं सीनियर अथॉरिटी से बात कर लेता हूं। और सीनियर अथॉरिटीज़ से जब इन लोगों ने बात की तो इनको पुनः फ्लाइट में बिठाकर वापस दुबई भेज दिया गया। अब इनको पुनः फ्लाइट में बिठाकर दुबई भेजा और दुबई के रास्ते से ये ताशकंद ये टर्की जाएंगी, इस्तांबुल जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं, इनका बयान आया कि मेरे साथ क्रिमिनल से ऐसा व्यवहार किया गया जबकि मैं अफगानिस्तान की एमपी हूँ। अभी तो लॉजिकल बात यह भी है कि आप कहीं की एमपी नहीं बची क्योंकि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो चुका है। तो आप कौन से पार्लियामेंट की एमपी हैं? जब पार्लियामेंट ही भंग हो चुकी है तो आप एमपी कौन सी हैं? ये भी लॉजिक है कि अथॉरिटीज़ अंदर नहीं घुसने दे सकती। दूसरा ये भी एक लॉजिक है कि किसी भी अफगानिस्तान के मुस्लिम पर्सन को हिंदुस्तान अंदर नहीं घुसने दे रहा है, चाहे वो धोखे से आ गया हो, चाहे वो चालाकी करके घुसने का प्रयास कर रहा हो। वो एयरपोर्ट पर उतरता है, इसी एयरपोर्ट से उसको किसी भी देश में जहां कहीं भी उसको जाना हो उसकी फ्लाइट में बिठाकर हम छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान में एंट्री नहीं देने देते। हिंदुस्तान में केवल CAA के जो प्रोटेस्ट हैं, उन CAA के जो संशोधन थे उसमें हिंदू या जो हिंदुओं की दूसरी कास्ट, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई और माइनॉरिटी हो, या फिर हमने क्रिश्चियंस को अलाउ किया था, उनको ही हम गुरु ग्रंथ साहिब सहित भारत में ले रहे हैं। बाकी मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ की नहीं ले रहे हैं। और ये रंगीना कारगर उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन है कि इसको भारत से वहीं से रिटर्न टिकट बुक करके वापस भेज दिया गया, भारत के एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ भारत सरकार का एक्शन था और इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि भारत सरकार किसी को भी लेने वाली नहीं है। ये अपोजिशन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। अपोजिशन देश में ये फैला रहा है कि इन लोगों को भारत सरकार नागरिकता दे रही है, दे सकती है, देने का आह्वान कर रही है। मोदी सरकार का अभी इस विषय पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए इसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये बात समझाने में सफल रहा कि अमेरिका की पॉलिसी अफ़गानिस्तान को लेकर क्या है और वो क्या भविष्य में सोचता है। और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा ना सोच रहा होता तो अमेरिका इतनी जल्दी हथियार गिराने वालों में से नहीं है, इतनी आसानी से भागने वालों में से भी नहीं है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।